दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें एक बड़ी खबर हमने डिस्कस की है, जिसकी वजह से कल मार्केट के अंदर तेजी बन सकती है। कौन से लेवल से निफ्टी के, या निफ्टी को किस तरह से देखना है कि निफ्टी का रिवर्सल आपको पता चल जाए कि निफ्टी रिवर्स हो चुका है या फिर नहीं। कौन कौन से इंडिकेटर है वो आप चेक कर सकते हैं। साथ में अभी कुछ नई वॉर छिड़ सकती है, उसको लेकर भी डिटेल एनालिसिस हमने यहाँ पे किया है। स्टॉक मार्केट के अंदर दोस्तों काफी सारे पड़ाव आते हैं, जिसमें मार्केट गिरता भी है, मार्केट चलता भी है, इन्वेस्टर्स के पैसे टूटते भी है, लेकिन जो होल्ड करता है और गिरावट के अंदर अच्छी कंपनी के स्टॉक्स में खरीदारी करता है उनके ज्यादा पैसे बनते भी हैं। यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करते हैं फर्स्ट कि मार्केट के अंदर प्रीवियस कुछ टाइम में, निफ्टी की बात कर रहा हूँ डिटेल में, कि निफ्टी के अंदर कौन कौन से क्रैशेस आए हैं, कितना निफ्टी गिरा है, लेकिन उसके बाद का सिचुएशन, आप बात की जो सिचुएशन आपको बताइए कि निफ्टी अभी के समय किस लेवल पे पहुंच चुका है। इससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि जब मार्केट रिवर्स कर रहा होगा तब जाके इन्वेस्टर्स की जो बाइंग होती है वो मोटिवेशन के थ्रू ही आती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स गिरते हुए मार्केट के अंदर बाय कर लेंगे और उसके बाद में फिर मार्केट के अंदर और गिरावट होगी तो इन्वेस्टर्स पैनिक नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता, इन्वेस्टर्स पैनिक करते ही करते हैं। लेकिन अगर उनको पता चल जाए कि मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी गिरावटें हो चुकी है और उसके बाद में मार्केट अभी किस लेवल पे पहुंच चुका है, तो वो एक काफी ज्यादा जरूरी डेटा होता है इन्वेस्टर्स को होल्ड करने के लिए, साथ में जो अच्छी कंपनीज है उनके स्टॉक्स को खरीदने के लिए। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करेंगे रियल सिचुएशन की, कि अभी के समय इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड के जो डेटा है उसको एनालिसिस करते हैं उसके ऊपर, कि अभी इन्वेस्टर्स पैसे निकाल रहे हैं या फिर कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको भी अपन चेक करने वाले हैं। फर्स्ट जो मेजर गिरावट आई थी निफ्टी के अंदर वो थी 2000 और 2001 की गिरावट, जिसके अंदर दो पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट था डॉट कॉम बबल, ये बर्स्ट हुआ था। सेकेंड था केतन पारिक स्कैम। ये हर्षद मेहता स्कैम के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा स्कैम था, लेकिन स्टिल मार्केट के हिसाब से काफी बड़ा स्कैम था उस समय के हिसाब से। डॉट कॉम बबल बर्स्ट हुआ था ग्लोबली, और उसकी वजह से हमारी जो आईटी कंपनीज उनके स्टॉक्स बहुत ज्यादा क्रैश हुए थे। इन्फोसिस, टीसीएस, ऐसे जो कंपनीज है 80 to 90% के साथ में स्टॉक क्रैश हो गए थे। और उस समय काफी सारी जो आईटी कंपनीज थी या जो टेक कंपनीज थी वो बंद हो गई थी, उनके स्टॉक डीलिस्ट हो गए थे। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी मार्केट गिर रहा हो, आपको ऐसा नहीं किसी भी कंपनी के स्टॉक में बाइंग करनी है, आपको देखना है कि कौन सी कंपनी कैसी है, किस में क्या सिचुएशन है, किसका क्या प्राइस एक्शन है, किसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। पिछले कुछ वीडियोस के अंदर जिसमें आपको मैंने बताने की कोशिश की है कि काफ़ी सारी कंपनीज है। एग्जांपल देके चलता हूँ, टीसीएस जो कि देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, उसका मार्केट कैप काफ़ी ड्रॉप कर चुका है। वैल्यूएशन हम बोल सकते हैं कोविड के बॉटम के आसपास आ चुकी है। कोविड के बाद में जो तेजी मिली थी वो तेजी जा चुकी है। वैल्यूएशन के हिसाब से टीसीएस अभी के समय बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टीसीएस यहाँ से चल पड़ेगा। टीसीएस अगर गिरा है तो किसी रीज़न की वजह से गिरा है, तो चीज़ों को टाइम लगता है रिवर्सल में और पैसे बनने में। लेकिन जो अच्छी कंपनी है उनके अंदर पैसे बनते हैं। तो पहली कोशिश आपको यही करनी है कि जो बड़ी कंपनीज है, जो क्वालिटी कंपनीज है, जो नीचे बहुत ही रेयरली मिलती है, बहुत ही कम मिलती है, उनके स्टॉक को पहले देखा जाए। यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी 50 तकरीबन 52% के साथ में क्रैश था। अभी निफ्टी कितना क्रैश है, अब टोटल 15% के आसपास, 20% का क्रैश भी अभी तक हुआ नहीं है। स्टिल लोग पैनिक कर रहे हैं। तो ये आपको जस्ट सिखाने के पर्पज से, दिखाने के पर्पज से कि ऐसा ये टाइम मार्केट के अंदर आ चुका है, जिसने होल्ड किया, अच्छी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट किया, उनके पैसे बने। मिड कैप निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा गिरता है, 60% के साथ में क्रैश था। स्मॉल कैप 65% के साथ में क्रैश था। अगर आप मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या फिर इक्विटी हो, डायरेक्ट स्टॉक्स हो, तो आपको ये मान के चलना है कि आपका पोर्टफोलियो कभी भी 30 to 40% नीचे जा सकता है। अगर अभी आप बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को देखने जाओगे, विजय केडिया और भी काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं, तो 30 से लेकर 40% उनके स्टॉक ऑल टाइम हाई से नीचे हैं। इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ता है। लेकिन उसके बाद में 2026 है, 26 साल हो गए और मार्केट आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुका है। साथ में आगे चलते हैं, 2008-9 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ये क्राइसिस बहुत फेमस है, सबको पता है। काफ़ी लोगों ने प्रिडिक्शन की थी, काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कमाए इसके अंदर। 65% के साथ में निफ्टी क्रैश, 65%। अभी ऐसा कुछ हो जाए तो लोग, आई डोंट नो, रिटेल इन्वेस्टर टिकेगा भी नहीं मार्केट के अंदर, लेकिन ठीक है ऐसा हुआ था। उसके बाद मिड कैप को देखने चले, 70% के साथ में क्रैश। ये इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, काफ़ी सारी कंपनीज डी लिस्ट हो गई थी। आपको एक वीडियो मैंने दिया था जिसके अंदर आईपीओ के ऊपर एनालिसिस हमने किया था, कि आप देख सकते हैं कैसे कि 2005 में, 10 में, 15 में, 20 में कौन कौन से आईपीओस आए और उन आईपीओस के स्टॉक्स ने अभी तक कितने रिटर्न्स दिए हैं।
मैक्सिमम कंपनीज मैं कहता हूँ 80 से लेकर 90% कंपनी आपको दिखेगी बर्बाद होती हुई, जिसमें मैक्सिमम कंपनीज इनमें से भी डीलिस्ट हो चुकी है, उनके स्टॉक के नाम ही आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सो कहने का मतलब यही है कि मिड कैप और स्मॉल कैप जब गिरते हैं ना, तो फिर खराब कंपनीज डीलिस्ट तक हो जाती हैं, डीलिस्ट नहीं होती है तो वो स्टॉक कभी रिकवर नहीं कर पाते। तो स्मॉल एंड मिड कैप में अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो फिर आपको फंड्स के थ्रू जाना चाहिए। और कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो अपने को आइडिया होता है, जिसके ऊपर अपन की पकड़ ज़्यादा होती है, तो उसको डायरेक्टली लेना चाहिए। लेकिन अगर एक बंच खरीदना है, बल्क में खरीदना है, तो फंड्स के थ्रू जाना चाहिए। अभी के समय फंड्स काफ़ी नीचे है, और फंड्स कैसे चुनते हैं अच्छे फंड्स, उसके ऊपर एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। बहुत ही सिंपल वीडियो था, कुछ पॉइंट्स है, कुछ रेशियोज है, आपको चेक करने हैं और उसके बाद में आप अच्छे फंड्स को चुन सकते हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखा है। बाकी आगे चल के और बातचीत करेंगे अगर मार्केट के अंदर रिवर्सल आता है तो। 2011 यूरोजोन डेट क्राइसिस, निफ्टी यहाँ पे कम गिरा प्रीवियस क्राइसिस के कंपैरिजन में। देखो एक और पॉइंट आपको बताता हूँ, जितना मार्केट डेवलप होता है उतने करेक्शन का जो परसेंटेज है वो कम होता जाता है, क्योंकि मार्केट के अंदर चीजें चेंज होती हैं, मार्केट के अंदर चीजें पॉलिसीज ऐसी आती है जो मार्केट को सपोर्ट करें। पहले 2000 का टाइम अलग था, 19 का टाइम अलग था, वहां पे 15-15 साल तक मार्केट गिरता था, चलता नहीं था। उसके बाद में जो करेक्शन है वो छोटे होते जाते हैं। अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 कितना गिरा, 28%, मिड कैप कितना गिरा, 40%, स्मॉल कैप 45%। उसके बाद भी मार्केट चला। 2011 खत्म हुआ नहीं, उसके बाद में 12, 13, 14 की तेजी बनी, उसके बाद में 15, 16 में मार्केट वापस से डाउन। चाइना स्लो डाउन, तो ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि चाइना अगर स्लो डाउन करता है तो हाँ हमारा मार्केट भी गिरेगा, क्योंकि इंपैक्ट होगा उसका सीधा सीधा अपने मार्केट से। कमोडिटी उस समय क्रैश हुई थी, तो उस समय जिसने भी सिल्वर में इन्वेस्ट किया होगा आज तो वो बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा रहा है। तो जहां जो चीज क्रैश करती है वो जब भी रिवर्स करती है, क्योंकि आपको बॉटम पता नहीं है, लेकिन आप रिवर्सल देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, वहां पे इन्वेस्ट करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो फिलहाल इक्विटी का वो टाइम है, इक्विटी में देखते हैं कल रिवर्सल आता है नहीं आता है। यहाँ पे निफ्टी 25% के साथ में नीचे था, मिड कैप 35, स्मॉल कैप 40% के साथ में नीचे था। उसके बाद में देखो 17 का मार्केट काफी अच्छा था, लेकिन 18-19 में फिर क्रैश होना शुरू हो गया मार्केट, और उसमें मैक्सिमम जो डैमेज था ना स्मॉल एंड मिड कैप में हुआ था। ये मैं आपको बताता रहता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा पुरानी बात है नहीं। और इसमें 18-19 की बात करें तो स्मॉल कैप 50% क्रैश हुआ था, मिड कैप 30% क्रैश हुआ था, लार्ज कैप इतना गिरा नहीं था। एनबीएफसी क्राइसिस था, एलएफएस क्राइसिस था, ये एनबीएफसी चौपट हुई थी, बंद हुई थी, तो उस वजह से मार्केट को डैमेज हुआ था। लेकिन आज मार्केट आप देख सकते हैं किस तरह से रिकवर हुआ है। उसके बाद में कोविड का क्रैश हमने देखा, निफ्टी 38% नीचे है, मिड कैप 43%, स्मॉल कैप 45% नीचे है। लेकिन उसके बाद में काफ़ी शानदार रिकवरी भी हमने देखी। सो ये भी चीज़ ज़्यादा डिस्कस करने का है नहीं पॉइंट, ये आपको बताइए। उसके बाद में ग्लोबल इन्फ्लेशन 2022 जो हमने देखा, रशिया यूक्रेन, उसके अंदर भी मार्केट नीचे था, लेकिन अभी वहाँ से ऊपर है। और अभी की सिचुएशन आपको बताइए। सो ये बताने का जस्ट मोटिव ये है कि जब मार्केट गिरता है, देखो दो चीज़ें यहाँ पे, एक तो आपको ये भी समझना है कि गिरावट में बेचना नहीं है, बाइंग करनी है, तब जाके आपको पैसे बनेंगे। ये तो सबको पता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जब मार्केट गिरता है, लोग बोलते हैं खरीदो, लेकिन आपको एक्चुअली नहीं खरीदना होता है जब मार्केट गिर रहा है, क्योंकि ये जो परसेंटेज है ना, ये आपको बताता है कि अगर निफ्टी 10% नीचे है, 15 भी हो सकता है, वो 20 भी हो सकता है। सो काफ़ी लोग क्या करते हैं, 10% में पूरा पैसा लगा देते हैं, और उसके बाद में जब और 10% गिरता है तो उनके पास में कुछ होता नहीं है, फिर रिकवरी आती है लेकिन उनका पैसा नहीं बनता है। सो यहाँ पे ये भी समझना है कि मार्केट इतना भी गिर सकता है। तो वो टेक्निकल्स आपको बताएंगे, वो फंडामेंटल्स आपको बताएंगे, और वही हमारा काम है उसको ट्रैक करना। तो वो चीज़ें अपन देख पा रहे हैं, स्टडी कर पा रहे हैं लॉजिकली। अब देखिए म्यूचुअल फंड का डेटा हम चेक करते हैं। एक आर्टिकल अभी कुछ दिन पहले पब्लिश हुआ है जिसमें एमफी का डेटा है, और उसमें क्या कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। हेडलाइंस अगर आप देखोगे ना, तो इक्विटी जो म्यूचुअल फंड का इन्फ्लो है वो 25,978 करोड़ का है। जनवरी के कंपैरिजन में ज़्यादा है, 24 का था 25 हो चुका है। तो हेडलाइंस में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये बढ़ चुका है 8% के साथ में। रियलिटी क्या है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मंथ ऑन मंथ बेसिस में 8% का जंप है। टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अब पहुंच चुकी है 94,000 करोड़ के आसपास। जनवरी का टोटल इन्फ्लो आप देख सकते हैं 1.5 लाख करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो ये हेडलाइंस है। एक्चुअल डेटा क्या है, अगर आप मंथली डेटा देखोगे ना, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि अभी जो फरवरी का डेटा है वो जनवरी के कंपैरिजन में अच्छा है। जनवरी में आप देख सकते हैं 24 समथिंग था, अभी 25 समथिंग है। लेकिन लोग ये मिस कर रहे हैं कि दिसंबर का जो डेटा है वो 28 समथिंग था, 28,000 करोड़ के आसपास का इन्फ्लो था। इक्विटी की बात करो, सो इक्विटी में अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंची है चीजें। और ये जो साल था वो ट्रम्प के टैरिफ और ये वॉर की वजह से खराब है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि साल चेंज होने से सिचुएशन चेंज नहीं होती। काफी यूट्यूबर आपको वीडियो दे रहे थे कि नया साल है, ये होगा वो होगा।
एक्चुअली कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जो हमने डेटा डिस्कस किया था एक्चुअली उस हिसाब से मार्केट चला है। सो इन्वेस्टर्स अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। सो ये एक पॉइंट है कि खराब टाइम पे इन्वेस्टर्स बाहर हो जाते हैं। उसके साथ में आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री फ्लो जनवरी में कितना था। फरवरी में आपने देखा 94,000 समथिंग है। जनवरी में इसका डबल के आसपास हम बोल सकते हैं, 160 समथिंग कुछ था, 1,60,000 करोड़। तो ये यहां से नेट इनफ्लो टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कम हो चुका है। ये भी एक सीखने की बात है। उसके बाद में आगे चलते हैं, हम ये देखते हैं कि कहाँ एमओएम बेसिस पे ग्रोथ है। तो सबसे ज्यादा जो पैसे लगे हैं वो सेक्टोरल थीमेटिक फंड में लगे हैं। बहुत रिस्की है, कभी मत लगाना अगर आपको किसी सेक्टर की समझ नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे एंट्री एग्जिट होता है। यहाँ पे आप एग्जिट लोड देखोगे ना फंड का, वो होता नहीं है, बहुत कम टाइम के होता है। इसका मतलब ये कि आपको एंट्री भी करनी है टाइमली और आपको एग्जिट भी करना है। इनको आप होल्ड नहीं कर सकते हैं स्मॉल एंड मिड कैप की तरह या निफ्टी की तरह। उसके बाद में स्मॉल एंड मिड कैप में काफी पैसे लगे, तो बस ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। अभी भी स्मॉल एंड मिड कैप बहुत बहुत महंगे हैं इंडेक्स के हिसाब से। अगर मैं देखूँ कुछ फंड्स तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो मार्केट रिकवर भी करेगा तो उनमें बहुत पोटेंशियल नहीं है, और वो इसी वजह से नहीं है क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स का मैक्सिमम पैसा वहाँ पे जा रहा है, जिस वजह से एफ बेच तो रही है, लेकिन वो जो स्टॉक्स है उस हिसाब से, देखो स्टॉक गिरा है, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स उस हिसाब से नीचे नहीं, क्योंकि इंडेक्स के हिसाब से ही आपके फंड्स चलते हैं। तो आपको यहाँ पे तो ऐसी कंपनी के स्टॉक को देखना है जिसको आपको बहुत टाइम से आप उसको ट्रैक कर रहे हो, अच्छी कंपनी है और वो बहुत नीचे अवेलेबल है, तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में तब जाके आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि गोल्ड वर्सेस इक्विटी। पहले गोल्ड में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ था। देखो जनवरी की बात कर रहा हूँ, जस्ट एक महीने की बात है, 24,000 करोड़ का गोल्ड में इनफ्लो हुआ था ईटीएफ में। फरवरी में क्या हुआ, फैब में क्या हुआ, यहाँ पे 5,255, बहुत बड़ा ड्रॉप है। सो गोल्ड से अब इन्वेस्टर्स दूर हो रहे हैं और यहाँ पे जो ईटीएफ का जो इन्फ्लो है वो काफ़ी कम हो चुका है। इसके बाद में आगे चलते हैं, इंडस्ट्री साइज को देख लेते हैं। जनवरी में 81, फरवरी में 82, लेकिन अगर आप दिसंबर से कंपेयर करोगे तो दिसंबर के कंपैरिजन में यहाँ पे चीज़ें उस हिसाब से प्ले नहीं हुई है। साथ में आप देख सकते हैं कि एक साल की बात करें, ये डेटा काफ़ी अच्छा है देखने का, क्योंकि वाई ऑन वाई बेसिस पे मार्केट के अंदर लोग ज़्यादा आने चाहिए। एक्चुअली वाई ऑन वाई बेसिस पे चीज़ें अच्छी नहीं गई है। पिछले साल के फरवरी में 29,303 का इनफ्लो था, अभी 25,978 का इनफ्लो है। तो वाई ऑन वाई बेसिस पे इनफ्लो 11% के साथ में डाउन हुआ है। सो आर्टिकल में ये हेडलाइन होनी चाहिए, लेकिन आपको बताते हैं कि 8% के साथ में इंक्रीज हुआ है। तो एक्चुअल सिचुएशन ये है कि इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे इंटरेस्ट लेना काफ़ी कम कर दिया है, और अगर आगे चल के डीआईज के पास में इन्वेस्टर्स के पैसे नहीं आए तो एफआईज जब बेचेगी तो डीआईज उस हिसाब से बाय नहीं कर पाएंगे, तो मार्केट के अंदर काफ़ी सॉलिड प्राइस करेक्शन होगा। अब वो कब होता है या नहीं होता है वो आगे चल के पता चलेगा। मार्केट अगर कंटिन्यूसली अच्छे रिटर्न्स नहीं देगा अगले 2-3 साल तक, क्योंकि ट्रम्प है, तो डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर्स आउट हो गए, और उस वजह से एफआईज जब बेचेगी तो मार्केट के अंदर, देखो ड्रॉप तो अभी भी हो रहा है लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा ड्रॉप होगा। ये सिचुएशन फेस कर सकते हैं अगर मार्केट के अंदर से रिटेल इन्वेस्टर्स इसी तरह से कम होते गए तो। पिछले वीडियो को देख लेना, थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। निफ्टी के टेक्निकल्स के हिसाब से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे आप रिवर्सल को ट्रैक कर सकते हैं, और कौन सी एक न्यूज़ है जो एक उम्मीद की किरण अभी बन के आई है। बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है कि वॉर खत्म हो चुकी है, लेकिन एक उम्मीद की किरण हमने यहाँ पे डिस्कस की है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।